वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्ल यूंग की, इनकी एनालिटिकल साइकोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। सो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कार्ल यूंग भी एडलर की तरह ही फ्रायड के सहयोगी रहे थे और इन दोनों में काफ़ी घनिष्ठता भी रही थी और एक टाइम में इन दोनों में इतनी अधिक घनिष्ठता थी कि ऐसा लगता था कि फ्रायड यूंग को ही अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसे पॉइंट्स पर इन दोनों के बीच में कुछ मतभेद हुए, जैसे फ्रायड के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिनको कि मैक्सिमम मनोवैज्ञानिकों ने एक्सेप्ट नहीं किया। उनमें से कार्ल यूंग का भी नाम आता है। सो कार्ल यूंग ने भी फ्रायड के कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे इन्होंने लिबिडो की बात करी थी या फिर फ्रायड ने सेक्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। सो इस तरह के कुछ पॉइंट्स यूंग ने भी एक्सेप्ट नहीं किए और इन्होंने फ्रायड से अलग होकर साइको एनालिटिकल से अपने आप को अलग करके इन्होंने अपनी साइकोलॉजी, एनालिटिकल साइकोलॉजी की स्थापना की। सो हम यहाँ पहले कार्ल यूंग की लाइफ हिस्ट्री के बारे में हम ब्रीफ कर लेते हैं। कार्ल यूंग का जन्म 1875 में हुआ था और ये स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इनकी शिक्षा वेसेल यूनिवर्सिटी से हुई थी। 1900 में इन्होंने मेडिकल की डिग्री प्राप्त की थी। उसके बाद अगर हम कार्ल यूंग की लाइफ के बारे में अगर हम डिटेल में हम अगर देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि कार्ल यूंग का जो फैमिली इन्वॉल्वमेंट था वो काफ़ी आध्यात्मिक था। इनके माता तथा पिता काफ़ी आध्यात्मिक टाइप के थे। सो उनका भी कार्ल यूंग की लाइफ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। सो कार्ल यूंग का इंटरेस्ट मनोचिकित्सा में भी रहा था। सो इन्होंने अलग से एमडी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद अलग से इन्होंने मनोचिकित्सा का भी अध्ययन किया और इन्होंने उसमें भी कई स्टडीज़ की जिनसे कि प्रभावित होकर फ्रायड ने उन्हें 1907 में वियना बुलाया। सो फ्रायड के निमंत्रण को इन्होंने एक्सेप्ट किया और ये वियना आ गए। आगे चलकर 1911 में ये इंटरनेशनल साइको एनालिटिक एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए। इस समय फ्रायड और कार्ल यूंग में बहुत अधिक घनिष्ठता थी, लेकिन इसके बाद ही हम देखते हैं कि इसके 2 साल के बाद 1913 में या 1913 में ये फ्रायड से अलग हो गए तथा 1914 में इन्होंने एसोसिएशन से, इंटरनेशनल साइको एनालिटिक एसोसिएशन से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद ये फ्रायड से पूरी तरह से अलग हो गए और 1915 में 1915 में इन्होंने एनालिटिकल साइकोलॉजी की स्थापना की। सो आपको ये डेट आपको स्पेशली याद रखना है क्योंकि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आते। हो सकता है आपको अरेंज करने के लिए क्वेश्चंस दे दे, जैसे कि साइको एनालिटिकल थ्योरी, इंडिविजुअल साइकोलॉजी का क्या क्रम रहा। सो उसको अरेंज ऑर्डर में आपके पास क्वेश्चन आए, सो आपको ये डेट आपको याद रखना होगा। आगे हम देखते हैं कि यूंग ने कुछ बुक्स भी लिखी, जिनमें कि इनकी एक बुक है साइकोलॉजिकल टाइप्स, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई। आगे 6 जून 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। सो यहाँ हमने कार्ल यूंग की लाइफ के बारे में हमने ब्रीफ किया। अब हम इनके कंट्रीब्यूशन को देखेंगे कि साइकोलॉजी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। सो साइकोलॉजी में इनके कंट्रीब्यूशन को 4 भाग में बांटकर हम इसका अध्ययन करेंगे। चेतन तथा अचेतन, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, मनोवृत्ति एवं प्रकार्य, एटीट्यूड्स एंड फंक्शंस, मानसिक ऊर्जा, साइक एनर्जी, व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सो इन 4 पार्ट्स में हम यूंग के कंट्रीब्यूशन को देखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। सो फ्रायड ने फ्रायड का कॉन्सेप्ट आया कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का, जिसको कि यूंग ने भी एक्सेप्ट किया। लेकिन यूंग ने इस कॉन्सेप्ट की व्याख्या अपने तरीके से की। फ्रायड ने कुछ अलग तरीके से कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बारे में बतलाया हुआ है, लेकिन अगर हम यूंग की थ्योरी को देखते हैं तो यूंग की थ्योरी में यूंग ने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस को थोड़ा सा अलग तरह से उन्होंने अपने स्टाइल में, अपने तरीके से, या फिर उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला, जो कंक्लूजन निकाला, उसके आधार पर इन्होंने इसकी व्याख्या की है। फ्रायड की वीडियो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं फ्रायड की थ्योरी का मैं लिंक दे दूँगी, या फिर आई बटन पे क्लिक करके भी आप उसको देख सकते हैं। सो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं कि कार्ल यूंग का क्या विचार रहा है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के लिए। सो पॉइंट वाइज हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हम कॉन्शियस के बारे में समझते हैं। सो कार्ल यूंग ने बताया है कि कोई भी मानसिक घटना जिसका अनुभव अहम ईगो के द्वारा होता है वह चेतन है।
मीन्स इन्होंने चेतन का मतलब बहुत ही सिंपली बताया हुआ है, बहुत ही सिंपली डिफाइन किया है कि हम जिस चीज़ को हम फील करते हैं, जो चीज़ हम बिल्कुल हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, मीन्स अपनी जागृत अवस्था में हम जिस चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो सब कुछ हमारा कॉन्शियस होता है, हमारा चेतन होता है। आगे युंग ने ईगो को कॉन्शियस एस्पेक्ट के अर्थ में समझाया है। मीन्स यहाँ पे युंग ने कॉन्शियस का मतलब ईगो के साथ में समझाया है। मीन्स इन्होंने कॉन्शियस के लिए ईगो को इम्पॉर्टेंट माना है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कई बार कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन में इसी तरह के बीच से कॉन्सेप्ट उठकर आते हैं और हम वहाँ पे जानते हुए भी कई बार कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। सो आपको ध्यान में रखना है कि कार्ल युंग ने कॉन्शियस को ईगो के संदर्भ में जोड़ा है। आगे बतलाते हैं कि ईगो को इन्होंने सेल्फ से अलग बतलाया है। युंग के अनुसार ईगो और सेल्फ दोनों दो तरह की चीज़ें हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। आगे युंग ने बतलाया है कि सेल्फ का संबंध चेतन तथा अचेतन दोनों से होता है। सेल्फ का संबंध पूरे व्यक्तित्व से होता है, लेकिन ईगो का संबंध मात्र चेतन से होता है। सो आपको यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है कि युंग ने सेल्फ और ईगो को अलग अलग डिफाइन किया है। ईगो का संबंध इन्होंने कॉन्शियस से बतलाया है, लेकिन सेल्फ का संबंध इन्होंने पूरे व्यक्तित्व मीन्स हमारा चेतन और हमारा अचेतन, हमारा कॉन्शियस और हमारा अनकॉन्शियस, इन दोनों से उन्होंने इसका संबंध बतलाया है। सो ये हुई चेतन की बातें। अब हम अनकॉन्शियस के बारे में देख लेते हैं। आगे युंग बतलाते हैं कि कोई भी मानसिक घटना जिसका अनुभव अहम या ईगो को नहीं होता, वह अचेतन में रखा जाता है। इसका संबंध ईगो से नहीं होता है। इसमें सभी तरह की दमित इच्छाएं, प्रतिमाएं तथा मानसिक घटनाएं भी आती हैं जो कभी चेतन में थी ही नहीं। मीन्स आगे इन्होंने अचेतन के बारे में बतलाते हुए कहा है कि वो किसी भी तरह की वो मानसिक घटना जिसको कि हमारा ईगो फील नहीं करता, वो अचेतन होता है। और अचेतन का संबंध ईगो से नहीं होता, अनकॉन्शियस का संबंध ईगो से नहीं होता, बल्कि कॉन्शियस का संबंध ईगो से होता है। आगे अचेतन के बारे में ये बतलाते हैं कि अचेतन में उन सभी तरह की दमित इच्छाओं, प्रतिमाओं तथा मानसिक घटनाओं को रखा जाता है जो कभी भी हमारे कॉन्शियस में नहीं आई थी। सो इन्होंने इस तरह से अपने अंदाज में, अपने स्टडी के आधार पर इन्होंने चेतन तथा अचेतन को डिफाइन किया है। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में कार्ल युंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कई बार किसी किसी एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चंस भी होते हैं। सो कार्ल युंग के एक एक कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें। आगे हम देखते हैं कि कार्ल युंग ने अचेतन को 2 भाग में बांटा है। अचेतन को उन्होंने बहुत ही विस्तृत तरीके से डिफाइन किया है और इसको उन्होंने 2 भाग में बांटा है, व्यक्तिगत अचेतन, पर्सनल अनकॉन्शियस, और सामूहिक अचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। सो इसको हम 1 बाय 1 समझ लेते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। सो हम सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिगत अचेतन के बारे में, पर्सनल अनकॉन्शियस। इसके बारे में बताते हुए कार्ल युंग लिखते हैं कि इसमें बाल्यावस्था की दमित इच्छाएं, यादें आदि संचित होती हैं। यह अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। व्यक्तिगत अचेतन के अंतर्वस्तु को मनोग्रंथि या भाव ग्रंथि कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कई बार कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन में ये चीज़ें आती हैं, या फिर इस तरह के क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली भी आते हैं। प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है कि व्यक्तिगत अचेतन की अंतर्वस्तु को क्या कहते हैं, तो उसको मनोग्रंथि या भाव ग्रंथि कहते हैं। इसका पता लगाने के लिए इन्होंने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का उपयोग किया। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि व्यक्तिगत अचेतन क्या है, पर्सनल अनकॉन्शियस क्या है। सो हम जानते हैं, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, व्यक्तिगत अचेतन, पर्सनल अनकॉन्शियस, कि इसमें हर व्यक्ति, हर बच्चा जो कि अपने बाल्यावस्था में होता है, या फिर हर व्यक्ति का अपना हर एज लेवल पर, हर स्टेज पर अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। हर एज में बच्चा अलग अलग एक्सपीरियंस गेन करता है, या फिर हर बच्चे का अलग अलग अपना एक इन्वॉल्वमेंट भी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर बच्चे की इच्छाएं, बाल्यावस्था की इच्छाएं, या फिर उसकी यादें, उसकी मेमोरी कैसी है। कुछ बच्चों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, बचपन की मेमोरी, उनका बचपन बहुत ही अच्छे से बीता होता है। कुछ बच्चों का बचपन बहुत अच्छे से नहीं बीता होता। सो इस तरह डिपेंड करता है अलग अलग इन्वॉल्वमेंट पे। मीन्स यहाँ कहने का अर्थ है कि हर व्यक्ति का
हर व्यक्ति की ये चीज़ें अपनी पर्सनल होती हैं, उसकी फीलिंग्स, उसका कोई पुराना टाइम कैसा बीता, अच्छा बीता या बुरा बीता, तो उन्होंने इस चीज़ को अलग अलग बतलाया है। सो इसे ही इन्होंने पर्सनल अनकॉन्शियस कहा है कि इसमें वो चीज़ें होती हैं जो कि बाल्यावस्था की, बचपन की दमित इच्छाएँ, यादें आदि होती हैं, जो कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस वाली होती हैं। और इसकी अंतर वस्तु को इन्होंने मनोग्रंथि या भावग्रंथि कहा है। और इसके लिए हम किसी व्यक्ति की मनोग्रंथि या भावग्रंथि को हम कैसे पहचानेंगे, इसके लिए इन्होंने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बारे में बतलाया है। WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसके बारे में आप जानते होंगे कि हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ स्टिमुली वर्ड्स होते हैं, जिसको कि देखकर हमें रिप्लाई देना होता है। हम क्या रिप्लाई देते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी पर्सनालिटी के बारे में पता लगाया जाता है। सो पर्सनल अनकॉन्शियस के बारे में बताते हुए युंग आगे बताते हैं कि इसमें कुछ स्मृतियों या घटनाओं का रिकॉल आसानी से किया जा सकता है तथा कुछ घटनाओं को काफ़ी कोशिशों के बाद भी याद नहीं किया जा सकता। क्योंकि पर्सनल अनकॉन्शियस हमारे बाल्यावस्था से रिलेटेड है, हम जानते हैं कि बाल्यावस्था की सारी स्मृतियाँ हमारे कॉन्शियस में नहीं आ सकती। कुछ चीज़ों को हम याद कर सकते हैं, लेकिन जब हम 2 साल के थे या 2.5 साल के थे या 1 ईयर के थे, तो उस समय हमारी क्या इच्छाएँ थी, उसको हम अभी रिकॉल नहीं कर सकते। इसलिए युंग ने बतलाया है कि हमारी जो इस तरह की कुछ स्मृतियाँ हैं, उसमें से कुछ को तो हम रिकॉल कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हम रिकॉल नहीं कर सकते। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। पर्सनल अनकॉन्शियस बहुत सिंपल है। आगे हम देखते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस, सामूहिक अचेतन। ये इनका बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट हुआ और आगे चलकर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने सामूहिक अचेतन पर स्टडी भी किया और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं हमारे प्रीवियस पेपर में। आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें। कलेक्टिव अनकॉन्शियस के बारे में युंग बतलाते हैं कि इसमें आदिकालीन प्रतिमाएं संचित होती हैं। व्यक्ति के पूर्वजों द्वारा पृथ्वी, सूर्य, ईश्वर के संप्रत्यय जैसी अनुभूतियाँ जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, वे संचित होती हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, दंतकथाएँ, मान्यताएं आदि इसमें संचित होती हैं। सामूहिक अचेतन के बारे में युंग बतलाते हैं कि हमारी जो मान्यताएं चली आ रही हैं, जैसे हम सुप्रीम बीइंग की बात करते हैं। हमारी प्रीवियस वीडियो भगवद गीता, सूफिज़म, बुद्धिज़्म, इंटीग्रल योगा में हमने सुप्रीम पावर के बारे में हमने चर्चा की थी। इन चीज़ों पर हम आज भी बिलीव करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। हम आज भी अगर हम हिंदू धर्म की बात करें या फिर हम मुस्लिम धर्म की बात करें या अलग अलग धर्मों की हम बात करें, तो हर धर्म की कुछ मान्यताएं होती हैं। हर धर्म अपने अपने ईश्वर को मानता है, अपने सुप्रीम बीइंग को मानता है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें आज स्थापित हुई हैं, वो चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही हैं। कुछ ऐसे धार्मिक विश्वास हैं, जैसे कई बार हम मानते हैं कि सूर्य भगवान होते हैं, हम उनको भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं, या फिर कुछ लोग चंद्र की पूजा करते हैं। ये चीज़ें हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, दंत कथाएं हैं, जो कि बहुत ही पुराने टाइम से चली आ रही हैं। और इस तरह का जो अनकॉन्शियस होता है वो हर व्यक्ति के अंदर होता है, ये हर व्यक्ति के अंदर एक सा ही होता है। इसलिए जुंग ने इन्हें सामूहिक अचेतन कहा है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। इसी के आधार पर फ्रायड आर्केटाइप की बात करते हैं, आद्य रूप। सामूहिक अचेतन के अंतर्वस्तु को इन्होंने आद्य रूप कहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। हमने देखा था अभी कि व्यक्तिगत अचेतन की अंतर्वस्तु को इन्होंने मनोग्रंथि कहा है, साथ ही सामूहिक अचेतन के अंतर्वस्तु को इन्होंने आद्य रूप कहा है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आद्य रूप क्या है। इसका आंसर होगा कि सामूहिक अचेतन, आद्य रूप सामूहिक अचेतन की अंतर्वस्तु है। यह सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसा होता है। आगे हम देखते हैं कि कार्ल युंग ने 5 तरह के आद्य रूप का वर्णन किया है, पर्सोना, एनिमा, एनिमस, शैडो और सेल्फ। इसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। ये पर्सोना, एनिमा, एनिमस, शैडो, सेल्फ, इससे प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। आप इसको ध्यान में रखकर आप इसको पढ़ें। हम इसको 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले हम पर्सोना की बात करते हैं।
सो कार्ल युंग ने पर्सोना को एक बाहरी व्यक्तित्व बतलाया है। बाहरी व्यक्तित्व का अर्थात है कि मीन्स हम कपड़े किस तरह के पहनते हैं, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हमारा हेयर स्टाइल कैसा है, हमारा क्या स्टाइल है, इन चीज़ों को इन्होंने पर्सोना कहा है, मीन्स हमारा बाहरी व्यक्तित्व। आगे हम बात करते हैं एनिमा की। कार्ल युंग का मानना था कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ मतलब हर मेल हो या फीमेल हो, हर मेल के अंदर मेल वाले क्वालिटीज़ तो होती ही हैं, कुछ फीमेल क्वालिटीज़ भी होती हैं, और साथ ही साथ में हर फीमेल के अंदर भी फीमेल की क्वालिटीज़ होने के साथ साथ में मेल की भी क्वालिटीज़ होती हैं। लेकिन होता ये है कि इसमें बैलेंस बना रहता है कि क्वालिटीज़ तो दोनों की होती हैं, लेकिन अगर व्यक्ति मेल है तो उसके अंदर मेल क्वालिटीज़ डोमिनेट करती हैं, लेकिन अगर कोई पर्सन है वो फीमेल है तो उसके अंदर फीमेल क्वालिटीज़ डोमिनेट करती हैं। लेकिन जब इसमें अनबैलेंस्ड आ जाता है तो व्यक्ति के अंदर पर्सनैलिटी डिजीज़ेस उत्पन्न होती हैं। सो इसको कार्ल युंग ने एनिमा और एनिमस के रूप में इन्होंने डिफ़ाइन किया है। सो एनिमा के बारे में ये बतलाते हैं कि पुरुषों के स्त्रैण पहलू को एनिमा कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ध्यान में रखना है कि वैसे मेल, वैसे पुरुष, वैसे व्यक्ति जिनके अंदर स्त्रैण पहलू अधिक होता है उन्हें एनिमा कहा जाता है। और साथ ही एनिमस किसे कहते हैं? सो स्त्री के पौरुष पहलू को एनिमस कहा जाता है। सो फ्रायड भी इस तथ्य को मानते थे। फ्रायड भी मेल और फीमेल को बाइसेक्सुअल मानते थे। इसी तरह युंग ने भी इन्हें बाइसेक्सुअल माना हुआ है, लेकिन युंग ने यहाँ पे एनिमा और एनिमस का कॉन्सेप्ट दिया। आगे हम देखते हैं शैडो के बारे में। शैडो के बारे में कार्ल युंग बतलाते हैं कि छाया से तात्पर्य व्यक्ति के उन पार्श्विक मूल प्रवृत्तियों से होता है जो विकासात्मक चक्र के दौरान विकसित होता है। मीन्स शैडो को इन्होंने हमारी पर्सनालिटी का नेगेटिव टाइप बतलाया है, नेगेटिव शेड बतलाया है कि हमारे व्यक्तित्व का, हमारी मूल प्रवृत्तियों, हमारे इंस्टिंक्ट्स का जो नेगेटिव पहलू होता है, जो नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, उसको इन्होंने शैडो कहा है। आगे कार्ल युंग सेल्फ के बारे में बतलाते हैं। सेल्फ के बारे में कार्ल युंग बतलाते हुए कहते हैं कि यह व्यक्ति को संपूर्णता की ओर अग्रसर करता है। यह व्यक्तिकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है तथा व्यक्ति की सृजनात्मकता में वृद्धि करता है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि सेल्फ के बारे में कार्ल युंग का मानना था कि सेल्फ में इन्होंने हमारे कॉन्शियस और हमारे अनकॉन्शियस दोनों को इंक्लूड किया हुआ है, और साथ ही सेल्फ से तात्पर्य इन्होंने हमारी होल पर्सनैलिटी से माना है। सो इसी के बारे में ये बतलाते हैं कि ये व्यक्ति को संपूर्णता की ओर अग्रसर करता है, और साथ ही साथ ये व्यक्तिकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। हर व्यक्ति में अपनी अलग क्वालिटीज़ होती हैं, अपने अलग ट्रेट्स होते हैं। सो इसलिए हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। मीन्स हर व्यक्ति का अपना अपना सेल्फ होता है। सो इस तरह से इन्होंने इसकी बात कही है। अब हम पॉइंट देख लेते हैं। आगे कार्ल युंग एटीट्यूड्स और फंक्शंस के बारे में भी बतलाते हैं, मनोवृत्ति और प्रकार्य। इससे भी प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, सो आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एटीट्यूड के बारे में देख लेते हैं। सो कार्ल युंग ने एटीट्यूड को दो भाग में बांटा है, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, इंट्रोवर्जन और एक्स्ट्रावर्जन। सो इसके बारे में कार्ल युंग बतलाते हैं। सबसे पहले हम इंट्रावर्जन की बात करते हैं। इंट्रावर्जन के बारे में कार्ल युंग बतलाते हैं कि ऐसे व्यक्ति आत्मकेंद्रित, शुष्क तथा अल्पभाषी होते हैं। ये सामाजिक नहीं होते और इनका ध्यान अपने निजी अनुभूतियों पर ही होता है। सो कार्ल युंग यहाँ बतलाते हैं कि वैसे व्यक्ति जो कि सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और जो कि सामाजिक नहीं होते, लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते, अपने आप में ही रहना चाहते हैं, अपने आप में खोना चाहते हैं, उनको पार्टी फंक्शंस वगैरह में नहीं जाना चाहते, ऐसे व्यक्ति इंट्रावर्जन होते हैं। सो इसी के आधार पर इन्होंने कार्ल युंग ने एटीट्यूड को डिफाइन किया है कि ऐसे व्यक्ति इंट्रावर्जन एटीट्यूड वाले होते हैं। लेकिन अगर हम एक्स्ट्रावर्जन की बात करें तो एक्स्ट्रावर्जन इंट्रावर्जन के बिल्कुल अपोजिट है। इसके बारे में कार्ल युंग बतलाते हैं कि ऐसे व्यक्ति, जिन व्यक्तियों में एक्स्ट्रावर्जन वाली क्वालिटीज़ होती हैं, वो व्यक्ति बहुत एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, और ये बहुत ही सोशल होते हैं, ये बहुत हेल्पफुल भी होते हैं, और ये बाहरी अनुभूतियों पर अधिक ध्यान देते हैं। मीन्स कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रॉब्लम में होता है
तो एक्स्ट्रावर्जन वाले व्यक्ति जो होते हैं वो तुरंत उसको उसकी हेल्प के लिए चले जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल नेचर और सोशल नेचर के होते हैं। आगे हम फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ चुका है कि कार्ल युंग ने कितनी मनोवृत्ति और कितने प्रकार के बारे में बतलाया है। तो आपको याद रखना है कि कार्ल युंग ने 2 तरह की मनोवृत्ति, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, तथा 4 प्रकार के कार्य फंक्शंस के बारे में बतलाया है: थिंकिंग, फीलिंग, सेंसिंग एंड इंस्टीट्यूटिंग। सो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। सो इसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। फंक्शन को ये 4 भाग में बांटते हैं। सबसे पहले हम चिंतन की बात करते हैं। चिंतन के बारे में कार्ल युंग बतलाते हैं कि चिंतन का मतलब है बौद्धिक कार्य, समस्या समाधान, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। किसी मीन्स इंटेलेक्चुअल, हम अगर कोई वर्क करते हैं तो उसको उन्होंने चिंतन की परिभाषा, चिंतन के रूप में उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग, ये चीज़ें हमारी थिंकिंग प्रोसेस में, हमारे थिंकिंग फंक्शन में आती हैं। आगे कार्ल युंग भाव के बारे में बतलाते हैं, फीलिंग के बारे में बतलाते हैं। भाव के बारे में कार्ल युंग बतलाते हैं कि जब हमें सुख, दुख, दर्द, क्रोध, हंसी, खुशी जैसी अनुभूतियाँ होती हैं, उसको इन्होंने भाव कहा है, फीलिंग्स कहा है। आगे ज्ञान के बारे में कार्ल युंग बतलाते हैं कि अपने वातावरण का प्रत्यक्षण, अपने इन्वायरमेंट का परसेप्शन करना ही इन्होंने ज्ञान बतलाया हुआ है। आगे हम परसेप्शन भी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि स्टिमुली का ज्ञानपूर्ण अनुभव ही परसेप्शन है। सो इसलिए इन्होंने ज्ञान को इसी रूप में, इसी संदर्भ में इन्होंने परिभाषित किया हुआ है। और अगर हम अंतर्ज्ञान की बात करें सो इसको इन्होंने अचेतन प्रत्यक्षण कहा है, अनकॉन्शियस परसेप्शन। सो अंतर्ज्ञान की अगर हम बात करें तो ये कॉन्सेप्ट अगर हम आगे पढ़ेंगे, हम ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी पढ़ेंगे, सो वहाँ हम मैस्लो की थ्योरी में हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो वहाँ हम देखेंगे कि उनका मैस्लो ने जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था वो कहीं ना कहीं कार्ल युंग के अंतर्ज्ञान से मिलता जुलता हुआ ही कॉन्सेप्ट है। सो हम फिर कह सकते हैं कि आगे अंतर्ज्ञान पर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया गया और बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इससे प्रभावित होकर इसी के बेसिस पर अपना उन्होंने थ्योरी, अपने अपने थॉट्स उन्होंने दिए। सो आगे हम देख लेते हैं कि इन 4 कार्यों में से कोई एक कार्य ही एक समय पर प्रबल होता है। मीन्स फ्रायड बतलाते हैं कि हम एक टाइम पर हम कोई एक ही कार्य हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम फीलिंग की बात करें तो अगर हम किसी फीलिंग में होते हैं, अगर हम क्रोध की अवस्था में होते हैं तो उस समय हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में हम नहीं सोच सकते, या फिर उस समय हम ज्ञान की बातें या फिर अपने अनकॉन्शियस परसेप्शन के बारे में हम नहीं सोच सकते। लेकिन अगर हम अंतर्ज्ञान में होते हैं, अगर हम अपने अनकॉन्शियस परसेप्शन में होते हैं, इस स्टेज में होते हैं या इस अवस्था में होते हैं, तो उस समय हमारे अंदर भाव जैसी फीलिंग या इस तरह की कोई फीलिंग नहीं होती है। इसी तरह अगर हम चिंतन कर रहे होते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उस समय हम बाकी चीज़ों से, फीलिंग से, ज्ञान से, अंतर्ज्ञान से अपना ध्यान हटा लेते हैं। उस समय हम सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग ही कर रहे होते हैं। सो ऐसा कार्ल युंग ने बतलाया। सो आगे हम देखते हैं कि कार्ल युंग ने इसी के आधार पर 8 तरह के मनोवैज्ञानिक प्रकार बतलाए हैं। मीन्स इन्होंने 2 एटीट्यूड्स, 2 मनोवृत्ति और 4 फंक्शन, 4 प्रकार के आधार पर इन्होंने 8 तरह की पर्सनालिटीज़ के बारे में इन्होंने बतलाया है, जिसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले ये बतलाते हैं अंतर्मुखता चिंतन, इंट्रोवर्जन थिंकिंग। नेक्स्ट है बहिर्मुखता चिंतन, एक्स्ट्रावर्जन थिंकिंग। नेक्स्ट है अंतर्मुखता भाव, इंट्रोवर्जन फीलिंग, बहिर्मुखता भाव, एक्स्ट्रावर्जन फीलिंग। नेक्स्ट इज अंतर्मुखता ज्ञान, इंट्रोवर्जन सेंसिंग, बहिर्मुखता ज्ञान, एक्स्ट्रावर्जन सेंसिंग। और आगे देखते हैं अंतर्मुखता अंतर्ज्ञान और बहिर्मुखता अंतर्ज्ञान। सो आपको ये याद रखना है, ये आपको याद होना चाहिए। सो आपको ध्यान में रखना है कि कार्ल युंग ने 2 मनोवृत्ति और 4 प्रकार के बारे में बतलाया है। सो आज की वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है, सो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में, हमारे कार्ल युंग की क्लासेस पार्ट 2 में हम इन पर्सनालिटीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इन हर तरह की पर्सनालिटीज़ की कुछ अपनी क्वालिटीज़, कुछ अपने गुण होते हैं, जिसको कि हम
देख सकते हैं। सो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाकर, क्योंकि मैं यूजीसी नेट की तैयारी यहाँ पे मैं टॉपिक वाइज करा रही हूँ, मैं एक एक टॉपिक पर मैं क्लासेस में लेक्चर्स दे रही हूँ। सो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाकर, या फिर इस वीडियो के अंत में आप प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।